हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th पार्ट की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों के लिए इस ड्रामा को एक्सप्लेन करके मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ और कॉपीराइट तो कभी भी आता ही होगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ वुयू शेशु को देखकर उसके पीछे भागने लगी और दूसरी तरफ कुछ लड़के इसे मार रहे थे, तो ये जल्दी से उनके आगे आ गई कि क्यों इसे मार रहे हो। वो लड़के इसे पूछने लगे कि आखिर तुम कौन हो और इसे क्यों बचाना चाहती हो, जिस पर वो बोली क्योंकि ये मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर वो लड़के शेशु पर हंसने लगे कि अरे तुमने शादी कब कर ली। शेशु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उन लड़कों को मारना पीटना शुरू कर देता है, जबकि वुयू जल्दी से उसे हक करके रोकने लगी कि नहीं प्लीज, तुम इनको जान से मार दोगे। शेशु तो वुयू को भी नहीं पहचानता था। उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार के साथ लगाते हुए कहने लगा कि तुम कौन हो और ये दावा क्यों कर रही हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वुयू समझ गई थी कि टाइम ट्रेवल सिर्फ मैं करके आई हूँ, इसको कुछ भी याद नहीं, इसलिए कहने लगी कि असल में मैंने ख्वाब में देखा था कि हम दोनों फ्यूचर के हस्बैंड वाइफ हैं। अब शेशु ने उसको मना कर दिया कि मेरे पीछे मत आना और बैग उठाकर वहाँ से जाने लगा, जबकि वुयू बार बार उसके पीछे जाती रही। जब वो पीछे मुड़कर देखता तो ये रुक जाती, मगर फिर उसके पीछे जाने लगती। घर तक उसके पीछे चली आई, मगर यहाँ उसने स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस के किसी आदमी को देख लिया था। खैर, उसको इग्नोर करते हुए उसके घर के अंदर चली गई थी। शेशु के पेरेंट्स ने जब उसकी ये हालत देखी तो शेशु ने तो कोई भी जवाब नहीं दिया, मगर वो लोग वुयू से पूछने लगे कि बताओ इसने दोबारा किसी से लड़ाई की है क्या। शेशु के इशारा करने पर वुयू ने झूठ बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो तो ये रास्ते में गिर गया था, इसलिए मैं उठाते हुए इसको घर तक ले आई। मॉम ने सवाल किया कि तुम इसकी क्लास फेलो तो नहीं लग रही, कोई जॉब करती हो क्या और कितने साल की हो। वुयू ने जब बताया कि मैं 23 साल की हूँ, यानी कि शेशु से बड़ी। अब उसके पेरेंट्स को फिक्र होने लगी, जबकि शेशु कहने लगा कि मैं इसे पसंद करता हूँ और मैं इसको चेस कर रहा हूँ। ये सुनकर तो वुयू भी हैरान हो गई कि ये अचानक से ऐसा क्यों कह रहा है, और पेरेंट्स तो इतने ज्यादा शॉक्ड हो गए कि साइड पर जाकर कुछ बात करने लगे। वुयू ने इसे पूछा कि तुमने अचानक से ऐसा क्यों कहा, तो वो बोला क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ओल्ड माइंडेड है, वो अब तुम पर नजर रखेंगे और तुम्हें मुझसे दूर कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि तुम्हारे होने की वजह से मेरी पढ़ाई पर इम्पैक्ट होगा। तब तक पेरेंट्स वापस आ गए, जो कहते हैं कि अच्छी बात है, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, मगर रोज रोज एक दूसरे से नहीं मिल सकते, क्योंकि इस तरह शेशु की पढ़ाई पर इफेक्ट होगा। ये जवाब ना तो शेशु ने एक्सपेक्ट किया था और ना ही वुयू ने। इवन के मॉम ने वुयू को गिफ्ट के तौर पर एक कैमरा भी दिया, जिसे लेकर वो और भी ज्यादा खुश हो गई और फिर इन सब की पिक्चर लेती है। पहले उन तीनों की पिक्चर ली और फिर खुद भी एक पिक्चर में आ जाती है। पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश लग रहे थे, लेकिन इधर शेशु की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती, तो वो रूम में चला गया, जिसे देखने के लिए वुयू उसके पीछे आ गई। उसकी हालत देखकर वुयू समझ गई थी कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और ये इसकी लाइफ में पहली टाइम है जब वायरस इसकी बॉडी में असर कर रहा है। शेशु इसको खुद से दूर करता जा रहा था, जबकि ये उसे हक करके उसके साथ बैठ गई कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अब शेशु भी रिलीफ फील करने लगा था और इसे हक कर देता है। कुछ देर के बाद वुयू पीछे हटकर उसे पूछने लगी कि क्या तुम्हें बेटर फील हो रहा है, मगर अभी भी वो पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आया। तो वुयू ने उसको किस करना शुरू कर दिया और ये किस कुछ ज्यादा ही लंबी चली गई। तभी डोर पर नॉक होता है और जब वुयू ने देखा तो इसकी मॉम पूछने लगी कि तुम्हारे होंठों पर क्या हुआ है, इतने स्वेल क्यों हो गए। बेचारी वुयू बहुत एम्बैरेस फील कर रही थी और मॉम पूछने लगी कि क्या तुम दोनों ने अभी अभी स्पाइसी चिप्स खाए क्या। अरे इतनी मासूम माएं कहाँ होती है यार। जल्दी जल्दी से वो केक देते हुए कहने लगी कि अब वो चिप्स नहीं खाने, चलो दोनों मिलकर ये खाओ। वुयू जब फूड लेकर वापस आई तब तक शेशु सो चुका था। ये उसके पास बैठकर उसे देखती रही और इसे उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि आज वही रात है जब तुम पहली बार आउट ऑफ कंट्रोल हुए और तुमने अपने पेरेंट्स को मार दिया था। यकीनन तुम्हारे लिए कितना खौफनाक रहा होगा। तभी अचानक से शेशु ने आंखें खोल दी और उसे पूछने लगा कि तुम खाते हुए इतना शोर क्यों कर रही हो। वुयू जब उठते हुए जाने लगी, ये फिर भी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि यहीं पर बैठी रहो, मुझे तुम्हारी स्मेल अच्छी लग रही है। जिसके बाद वो सो गया था और वुयू उसके पास वहीं बैठी रही। इधर मॉम डैड से कह रही थी कि पहली बार शेशु को किसी से प्यार हुआ है, फिलहाल हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बाद में उसको समझा देंगे। आधी रात को वुयू को किसी की आवाज सुनाई दी तो वो बाहर आकर देखना चाहती थी, जबकि शेशु ने उसे रोक लिया। वो कहता है कि विंडो के बाहर मुझे कोई नजर आ रहा है। दोनों चुपके से उसे देखने लगे और वुयू को याद आया कि ये तो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस का बंदा है, जिसे मैंने पहले भी आते हुए देखा था। ये बात उसने शेशु को भी बताई। वो आदमी किसी से कॉल पर बात करते हुए कह रहा था कि हमने अपना काम कर दिया है, बस आपके आने का वेट कर रहे हैं। शेशु भी अभी तक घर के अंदर ही है, यानी कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस का। यहाँ ये दोनों जब रूम से बाहर आए तो शेशु के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। वुयू देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई और शेशु तो बस हैरान होकर देखता रहा। वुयू समझ गई थी कि यही वो दिन है जब हम दोनों पहली बार मिले थे। अब स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस की टीम आएगी और शेशु को मर्डर करार देकर अपने साथ लेकर जाएगी। अब वो जल्दी जल्दी शेशु से कहती है कि प्लीज इमोशनल होने की कोशिश करो, वरना वो लोग तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। जबकि शेशु बोला कि इमोशन क्या होते हैं मुझे कुछ भी
समझ नहीं आ रहा। बेचारी वुयू को उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। जल्दी से प्याज लेकर आई। एक बार फिर से आप लोगों को अपने पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में रिमाइंड करवाती चलूं, क्योंकि अब मैं चाइना आ गई हूं, यहाँ स्टूडेंट बनकर रह रही हूं। अब आप मेरी आंखों के थ्रू देख सकते हैं कि क्या चाइना सच में ही वैसा है जैसे कि ड्रामाज में दिखाया गया। वैसे ही क्यूट सी लड़कियां, जेंटलमैन लड़के एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। स्कॉलरशिप पर चाइना कैसे आया जा सकता है ये भी मैं आप लोगों को गाइड करूंगी। तो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम पब्लिक अकाउंट एस्टर्न विस्पर को फॉलो कर लो कि इससे तुम्हारे आंसू आ जाएंगे। पर शेषु बोला कि ये भी कोई काम नहीं करेगा। अब वुयू जल्दी जल्दी से उसे काट कर दिखाने लगी कि ये देखो ये काम कर रहा है। जल्दी से शेषु को भी उठाकर यहाँ पर ले आई थी और उसके हाथ से प्याज कटवाने लगी। शेषु बस आराम से खड़ा रहा। वो कहता है कि तुम लोगों की नजर में इमोशंस ये है कि आंसू आ जाए। तभी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस की गाड़ियों की आवाज सुनाई दी और शेषु समझ गया था कि मुझे उनके साथ जाना ही होगा। वो वुयू का हाथ पकड़कर उसे रूम में बंद कर देता है कि बाहर मत आना। और गाइज इसके बाद क्या हुआ ये तो हम सब जानते ही हैं। सियोवान अंदर आकर उसे अपने साथ ले जाने लगा था और बाहर शेषु की नजर वुयू पर पड़ी। वुयू अंदर से ये सब कुछ देख रही थी और फाइनली समझ चुकी कि ये सब कुछ कैसे हुआ था। जबकि इधर शेषु भी खुद को छुड़ाते हुए घर की तरफ भागने लगा और वुयू का नाम चिल्लाता है। यहाँ हम प्रेजेंट वाले शेषु को देखते हैं जो किसी रूम में आ गया था और यहाँ की चीजों को देख रहा होता है जहाँ उसे वुयू की डायरी मिली। तभी पीछे से किसी बच्चे ने इस पर हाथ रखा और कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। जब वो मुड़ा और उसने इस बच्ची को देखा तो पूछने लगा कि क्या तुम्हारा नाम वुयू है। वो बोली कि भैया तुम अजीब हरकतें कर रहे हो, अभी तक मेरा नाम चिल्ला रहे थे और अब मुझे पहचान भी नहीं रहे, तुम बैड बॉय हो क्या। शेषु ने देखा कि मेरे जख्म पर अभी भी पेन हो रहा है, ये ख्वाब इतना रियल कैसे लग रहा है। जबकि वुयू उसे लाकर बिठा देती है और उसको पीने के लिए ड्रिंक दी। जब वो ड्रिंक इसे पसंद नहीं आई तो ये हाथ आगे करते हुए कहने लगी कि अच्छा ठीक है मेरा खून पी लो। डैड कहते हैं कि मेरा खून बहुत मीठा है। उसके हाथ पर सुइयों के निशान देखकर वुयू चौंक गया। पूछने लगा कि तुम्हारे डैड तुम्हें बुली करते हैं क्या। तभी डैड की आवाज आई और एक अजीब सी लाइट ऑन हो गई। वुयू ने शेषु को अंदर रहने के लिए कहा और खुद जल्दी जल्दी से डैड के पास बाहर आ गए। उसके डैड अंदर देखने की कोशिश करते हैं लेकिन शेषु को नहीं देख पाए। कुछ देर के बाद शेषु रूम से बाहर आया और उसने घर का माहौल देखा तो वो समझ गया था कि यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। और जब वो बाहर जाने की कोशिश करता है तो बाहर जाने का कोई रास्ता था ही नहीं। वो सीढ़ियों से नीचे जाता और ऊपर से वापस आ जाता। बार बार उसके साथ यही होता रहा। तभी उसको वुयू के रोने की आवाज आई। जब वो अंदर आया तो वुयू सोफा पर बैठे हुए रो रही थी और उसे कहती है कि भैया प्लीज मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ। शेषु इसे अपने साथ ले जाने लगा और तब तक डैड वहाँ पर आ चुका था। अचानक से उसे देखकर शेषु ने जल्दी से उनके मुंह पर कपड़ा फेंक दिया और वुयू को अपने साथ ले जाने लगा। वुयू उसको रास्ता गाइड करती रही और कहने लगी कि मॉम ने मेरे लिए एक स्कार्फ बनाया था, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो दोनों उस स्कार्फ को ढूंढने लगे। जैसे ही वो स्कार्फ मिला तो सब कुछ बदल गया था। डैड को पीछे की तरफ छोड़ दिया और आगे का रास्ता बन गया जिस पर चलते चलते ये दोनों वुयू की मॉम तक पहुँच जाए। वुयू अपनी मॉम को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और कहती है कि मेरे खून से अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डैड आपको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर शेषु से सवाल पूछने लगा कि तुम्हारे डैड तुम्हारा खून तुम्हारी मॉम को ठीक करने के लिए ले रहे हैं। तो वुयू ने जवाब दिया कि हाँ और नहीं तो क्या। यहाँ शेषु को बचपन वाली वुयू में अभी वाली वुयू नजर आ रही थी। वो कहता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर रहे, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें किसी सेफ जगह पर छोड़ दूंगा। वुयू बोली कि आपको भी मेरे भैया सियोवान की तरह लग रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। डैड हमसे बहुत प्यार करते हैं। हर बार मेरा खून लेने के बाद मैंने उनको रोते हुए देखा है। अब आप प्लीज जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे डैड वापस आ जाए। शेषु जब विंडो से बाहर जाने लगा तो अब वो रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। उसने देखा कि वुयू सो रही है और ख्वाब में कह रही थी कि बैड बॉय क्या मैं दोबारा तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। तभी अचानक से उसकी आंखें खुली और शेषु को देखकर कहने लगी कि अरे तुम अभी भी इधर ही हो। थोड़ी देर तक वुयू को भी रियलाइज हुआ कि वो ख्वाब देख रही थी। शेषु ने बताया कि हम एक दूसरे के ख्वाब में अपीयर हुए और एक दूसरे के सबकॉन्शियस वाली चीजों को देखा, यानी कि वो बातें जो इन दोनों ने कभी भी किसी को नहीं बताई थी और ना ही इन दोनों को ज्यादा अच्छे से याद है उस बारे में। खैर गाड़ी खराब होने की वजह से अब ये दोनों पैदल ही आगे आने लगे और शेषु की कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। चलते चलते अचानक से इन दोनों को कुछ नजर आया। देखने पर पता चला कि ये एक कांच का टुकड़ा है और वही फ्रेगमेंट जिसे ये दोनों ढूंढ रहे थे। इस पर कुछ छुपी हुई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। वुयू को ये बहुत अजीब लगा, जिस पर शेषु कहने लगा कि इस दुनिया में और भी बहुत सारी अजीब चीजें हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ड्रैगन अभी भी जिंदा है, ये कहकर वो
पीछे को गिर गया। वुयू बोली कि तुमसे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा, अपनी हालत तो देखो, और अभी भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है। फिर उसे उठाने में हेल्प करने लगी, मगर वो बहुत ज्यादा भारी था और शिएशु से अपने दम पर चला भी नहीं जा रहा। इसलिए वो वुयू को अपने करीब लाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे हेल्प करो ताकि मैं खुद पर कंट्रोल कर सकूं। जो कहते साथ ही वो वुयू को किसिस करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर तक ये सीन चलता रहा और फिर हम देखते हैं कि वो कंट्रोल में भी आ गया, मगर फिर भी उठकर उससे चला नहीं जा रहा। तभी वुयू को रियलाइज हुआ कि इसकी चोट बहुत गहरी है, जबकि ये मुझसे झूठ बोल रहा था कि मामूली सा खरोश है। उधर मैक्स और उसके आदमी इन दोनों को ढूंढ रहे थे और जब उनको खून नजर आया तो जल्दी जल्दी से उसी रास्ते चलने लगे, जबकि बेचारी वुयू, उसके लिए इसको उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसको बहुत रोना भी आ रहा होता है, मगर इसको छोड़कर भी नहीं जा सकी, इसलिए धीरे धीरे करके उसे अपने साथ ले जाने लगी। यहाँ वो बुरी तरह से स्लिप हो गई और दोनों ही नीचे की तरफ को गिर गए। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आया तो उसे चोट लगी हुई थी और शिएशु भी दूसरी तरफ पड़ा हुआ था, मगर उसको अभी भी होश नहीं आया। जैसे तैसे करके वो रेंगते हुए इसके पास आई और फिर से इसे उठाने लगती है। तभी से गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिससे वो समझ गई कि वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। इधर मैक्स इस बंदे को डांट रहा था कि गोली चलाने को तुम्हें किसने कहा, और ये बोला कि गलती से चल गई थी। वुयू शिएशु को साइड पर बिठाकर उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दूर का ही पत्थर मारती है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो मैक्स ने उस पर गन तामी हुई थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई और मैक्स उससे पूछ रहा था कि शिएशु कहाँ पर है। वुयू ने जवाब दिया कि यकीनन यही कहीं पर है और तुम्हें देख रहा है। जैसे ही मैक्स पीछे मुड़ा तो इसने उसको पत्थर मार दिया और फिर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन टाइम से पहले ही मैक्स ने इसे मारकर नीचे गिरा दिया। शिएशु को आवाज देते हुए कहने लगा कि भाई बाहर आ जाओ अगर अपनी बंदी को बचाना चाहते हो, नहीं तो फिर आखिरी बार गुड बाय कहने के लिए ही आ जाओ। शिएशु साइड पर पड़ा हुआ था, लेकिन वो बेहोश होता है और जब मैक्स ने उसको आते हुए नहीं देखा तो वो वुयू को धक्का देकर वहाँ से नीचे गिरा देता है। फिर जैसे ही मुड़कर वो जाने लगता है तभी पीछे से उड़ता हुआ एक ड्रैगन आया। उसको देखकर तो मैक्स की हवाई ही उड़ गई। थोड़ी देर के पास वो ड्रैगन इसके पास आकर लैंड करता है और उस पर से शिएशु वुयू को उठाते हुए नीचे उतरा, जो इसको गुस्से में घूर रहा था। मैक्स उसे देखकर कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम कोई आम इंसान नहीं, जबकि शिएशु कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई वुयू को हाथ लगाने की। अब मैक्स इमोशनल हो गया। वो कहता है कि इस लड़की की वजह से तुम मुझसे किए हुए सारे वादे भूल गए। शिएशु कहने लगा कि मैंने तुमसे कभी भी कोई वादे नहीं किए। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं जहां मैक्स स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस के एक्सपेरिमेंट से तंग आकर अपनी जान लेना चाहता था और तभी शिएशु ने उसे रोक लिया। अपने साथ साथ वो मैक्स को भी उस जगह से बाहर ले आया था और कहता है कि अगर अब तुम्हें अपनी जान लेनी है तो ले सकते हो, जिसके बाद वो जाने लगा। अब मैक्स बहुत ही ज्यादा खुश था और उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ चलो, हम रन लोगों की न्यू कम्युनिटी बनाएंगे जहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। मगर शिएशु उसके साथ नहीं जाता और प्रेजेंट में मैक्स उससे कह रहा होता है कि ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ ना, तुम्हें इन लोगों से नफरत थी और अब तुमने इससे शादी कर ली। जिस पर शिएशु कहने लगा कि तुम्हारी और मेरी मंजिल कभी भी सेम नहीं थी, मुझे इन लोगों से नफरत नहीं थी, मगर मैं चाहता था कि इन लोग रन लोगों को भी अच्छे से ट्रीट करे, जबकि तुम रन लोगों की एक अलग कम्युनिटी बनाना चाहते हो। तुम्हारा और मेरा रास्ता कभी भी सेम नहीं था। मैक्स को अब ये सुनकर बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था कि क्या ये सब कुछ सिर्फ मेरे ख्यालात है कि तुम मेरी तरह के हो, जबकि तुम मेरी तरह के नहीं। अब उसने खुद पर गन ताम ली थी, जबकि शिएशु को सब कुछ पुराना याद आने लगा जब पिछली बार भी इसने खुद पर गन ताम ली थी। यहाँ गोली चलने की आवाज आई और मैक्स ने खुद को उड़ा दिया था। शिएशु में इमोशंस जगने की वजह से उसको बहुत बुरा फील हो रहा था और ये देखते देखते ही वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। नेक्स्ट सीन में जब वुयू की आंख खुली तो सियोवान उसको वापस ला चुका था और एक वॉच पहनाते हुए कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी तुम किसी खतरे में होगी तो मुझे पहले से ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मैंने भी सेम वॉच पहनी हुई है। वुयू ने सबसे पहले शिएशु के बारे में पूछा तो सियोवान ने बताया कि सर्जरी करके उसकी बुलेट निकाल दी गई है, वार्ड में रेस्ट कर रहा है वो। यहाँ बातों ही बातों में वुयू ने बताया कि भैया आपको पता है क्या, मैंने हल्की नजरों से ड्रैगन देखा था और मुझे पूरा यकीन है कि वो सच था। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि ये ड्रैगन सियोवान ने शिएशु के लिए क्रिएट किया था कि मैंने कहा था ना कि अगर मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। प्रेजेंट में वुयू के सामने बात बदलते हुए कहने लगा कि इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात, क्या तुम्हें लियू का ऑक्टोपस नहीं याद? इस दुनिया में ऐसी चीजें होती रहती है। नेक्स्ट सीन में ली शियोंग को दिखाया गया, वो अपना जख्म छेड़कर उसे खराब करना चाह रही थी क्योंकि सियोवान इसके पास आकर फिर से इसका ख्याल रखेगा और इसको अच्छा लगेगा, क्योंकि अब इसमें भी इमोशंस आने लगे थे और सियोवान से प्यार हो चुका। वही सियोवान हमेशा की तरह इसके लिए केक लेकर आता है और इसके जख्म को देखकर कहने लगा कि तुमने फिर से इसे छेड़ा, जिसके बाद दोबारा से इस पर पट्टी करने लगा और ली शियोंग को उसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो फ्लैशबैक से याद करती है कि जब पहली बार सियोवान इसे अपने घर लेकर आया था और यहाँ भी इसका ख्याल रखा है, इसको खाना खाना सिखा रहा था, तब भी ली शियोंग को बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे करके ली शियोंग को सियोवान से प्यार होने लगा था, मगर सियोवान ने इसको कभी ये नहीं बताया कि मुझे भी तुम
तुम पसंद हो। प्रेजेंट में वो सियोवान को केक खिलाने लगी कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया हमेशा मेरे लिए केक लाने को, जबकि वो खाए बगैर उठते हुए कहने लगा कि आई होप तुम गलत नहीं समझोगी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। हमारा रिलेशनशिप सिर्फ एक दूसरे की नीड्स को पूरा करना है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। ये सुनकर लीशियों को बुरा तो बहुत ज्यादा लगा, मगर वो कुछ भी नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में शिएशु और वुयू घर आते हैं। वुयू बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि फाइनली इतने लंबे अरसे बाद हम घर वापस आ ही गए। तुम्हें पता है क्या, मैंने उस दिन जंगल में ड्रैगन देखा था, मैं सच कह रही हूँ। इस पर शिएशु कहने लगा कि वो ड्रैगन मेरा ही है। ये सुनकर तो वुयू हैरान हो गई कि तुम्हारा। नेक्स्ट सीन में शिएशु उसको ड्रैगन से मिलाने के लिए लेकर आया था और बताया कि जिस तरह उस ऑक्टोपस में लियू का खून था, इस तरह इस ड्रैगन में मेरा खून है, इसलिए इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। वुयू ने पूछा कि ये रहता कहाँ है, तो शिएशु ने बताया कि जंगल और पहाड़ों में। शिएशु कहने लगी कि ये बहुत ज्यादा क्यूट है, तुमसे भी ज्यादा। ड्रैगन के जाने के बाद वुयू को याद आया कि आज से 5 साल पहले बेचारे शिएशु को कितना ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया। अब वो इसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगी कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरे पार्टनर बने हो। क्या तुम्हें किसी बात का रिग्रेट है? इस पर शिएशु कहने लगा कि पहले तो रिग्रेट जरूर था कि मैं अपने पेरेंट्स को अच्छे से बाय भी नहीं कर पाया, मगर अब तुमने सब कुछ ठीक कर दिया। यानी कि वुयू जब टाइम ट्रेवल करके गई थी, वो सब कुछ शिएशु को भी याद है। जब उसने इन लोगों की फैमिली पिक्चर क्लिक की थी, तब ये साथ में बहुत ज्यादा खुश थे, इसलिए शिएशु को कोई भी रिग्रेट नहीं रहा। और वो कहता है कि तुम अपनी मॉम का बताओ, उनके साथ आगे क्या हुआ। वुयू कहने लगी कि पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारे पेरेंट्स को जिस स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस के बंदे ने मारा था, उसको पता लगाने में मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। जहाँ तक मेरी मॉम की बात है, तो वो उस गहरी नींद से कभी उठी ही नहीं। डैड इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे और एक दिन उन्होंने गाड़ी को आग लगा दी, जिसमें उन्होंने खुद को और मॉम को मार दिया था। मेरे ग्रेजुएशन के बाद भैया को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस में जॉब मिल गई और फिर हम अच्छी जिंदगी गुजारने लगे। शिएशु ने सवाल किया कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? वुयू बोली कि लगा था ना, कभी तो मैं ये भी सोचती थी कि क्या डैड को मुझसे प्यार नहीं था, लेकिन जब बाद में मुझे पता चला कि उनको अफिनिटी बी टाइप का वायरस था, तो मुझे उनसे कभी भी कोई शिकायत नहीं हुई। इसीलिए ही मैंने बायोलॉजिकल साइंसेज में डिग्री ली, ताकि इस वायरस को खत्म करने के लिए मैं रिसर्च कर सकूं। खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। अरे कहाँ गया? शायद मुझसे गिर गया हो, मैं जल्दी से देख कर आती हूँ। जो कहकर वो उस गिफ्ट को देखने के लिए चली गई। फिर शिएशु को मिस्टर डिंग की कॉल आई, जो इससे पूछ रहा था कि क्या तुम इमोशंस वाली वो मेडिसिन ले रहे हो। शिएशु कहने लगा कि हाँ, मैं उसको ले रहा हूँ और वो बहुत अच्छे से वर्क भी कर रही है। कुछ इमोशंस मैंने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किए थे, मगर अब मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये सुनकर मिस्टर डिंग कहने लगा कि असल में मैंने तुम्हें गलत दवाई दे दी थी। जो मेडिसिन मैंने तुम्हें देनी थी, उसकी जगह गलती से सिंपल से विटामिन्स की टेबलेट्स दे दी। इसका मतलब कि जो इमोशंस तुम फील कर रहे हो, वो तुम्हारे खुद के इमोशंस हैं। शिएशु की खुशी की तो इंतहा ही नहीं थी, उसकी आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि वो अब इमोशंस को फील कर सकता था। और जैसे ही उसने आंसुओं को हाथ लगाया, तो वो दिल ही दिल में कहने लगा कि आंसू वुयू के फेस पर देखकर मैं रश किया करता था कि आखिर ये आंखों से कैसे आते हैं। आज पहली बार मुझे फील हो रहा है कि कैसा लगता है जब कोई आपको प्यार करे और आप किसी से प्यार करते हो। उधर वुयू कहने लगी कि मुझे मिल गई वो पिक्चर, जबकि शिएशु से अपने आंसू को छुपाना चाह रहा था और फिर जल्दी से उसके पास जाकर उसे किसिस करना शुरू कर देता है। वुयू ने भी कोई सवाल जवाब नहीं पूछा और उसका साथ देने लगी। नेक्स्ट सीन में दोनों घर आते हैं। शिएशु वुयू से कहने लगा कि पहले अच्छे बच्चों की तरह जाकर शावर ले लो और फिर आराम से सो जाना। जो कहकर वो चला गया और वुयू बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। यही सोच कर कि शिएशु की इमोशनल कंडीशन अब दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। तभी उसे शिएशु की जर्सी में से वो पिल्स मिले, जो वो पहचान नहीं पा रही थी कि क्या है। तो वो इंटरनेट पर सर्च करने लगी, जिससे इसको पता चला कि इस मेडिसिन को लेने के बाद इमोशंस क्रिएट होते हैं। अब ये देखकर वो बहुत ज्यादा सैड हो गई थी कि शिएशु इन पिल्स को इसलिए ले रहा है ताकि उसमें इमोशंस जनरेट हो, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरे साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाना चाहता है। शावर लिए बगैर वहीं पर लेट गई। इधर शिएशु ने देखा कि मेरी मेडिसिन कहाँ गई। तभी उसको रियलाइज हुआ कि वो वुयू के पास रह गई है, जबकि वुयू की थोड़ी देर के बाद आंख खुली। उसने देखा कि उसकी बॉडी सुन्न हो चुकी है, वो खुद को हिला तक नहीं पा रही। और तभी शिएशु उसके रूम में आता है, ये कहते हुए कि तुम खुद को नहीं हिला पा रही ना, वो इसलिए कि कल रात मैंने तुम्हें एक मेडिसिन दी थी ताकि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल कांटेक्ट बना सकूं। वैसे तो तुम मुझे बनाने नहीं दे रही थी, साथ ही उसे उसके कपड़े पहना रहा था। वुयू की आंखों से आंसू आने लगे और साथ ही उसकी आंख खुली, यानी कि ये उसका डरावना सपना था। तभी उसे शिएशु का मैसेज आया कि नाश्ता करने के लिए नीचे आ जाओ। नाश्ता करते टाइम भी वो शिएशु के साथ बहुत रूड बिहेव करने लगी और वो मेडिसिन दिखाते हुए कहती है कि बताओ ये क्या है और तुम इसको क्यों ले रहे हो। शिएशु ने बताया कि ये सिंपल से विटामिन्स है, शादी के बाद मैंने इसको लेना शुरू कर दिया था। वुयू कहने लगी कि विटामिन्स है या फिर इमोशंस को क्रिएट करने की मेडिसिन।
शिएशु ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और तभी मिस्टर डिंग के उसको मैसेजेस आए तो वो बताने लगा कि मिस्टर डिंग को सेकंड फ्रेगमेंट के बारे में पता लग गया है। साथ वाली सिटी में एक ऑक्शन के दौरान किसी ने इसको खरीद लिया था, लेकिन किसने, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फुयो को ये सुनकर एक आइडिया आया, अपना वाला फ्रेगमेंट बैंक मैनेजर के पास लेकर आई थी और ट्रिक करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली, जिससे पता चला कि दूसरा वाला फ्रेगमेंट किसी चीई नामी लड़के के पास है। नेक्स्ट सीन में स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस की डायरेक्टर शिया को दिखाया गया, जो पब्लिक अकाउंट पर पोस्ट करने के लिए कुछ फ्रेंडली सी वीडियोस बना रही थी ताकि सबके सामने उसका इमेज बहुत अच्छा और फ्रेंडली रहे। तभी उसने सीओवान को गाड़ी के अंदर आने के लिए कहा और कहती है कि मैं इन चीजों से बहुत तंग आ गई हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये भी तो जरूरी है। खैर छोड़ो इसको। याद है मैंने तुम्हें एक फ्रेगमेंट के बारे में बताया था, पता चला है कि वो यहाँ पर किसी चीई नामी लड़के के पास है। तुम किसी भी तरह करके उससे वो फ्रेगमेंट ले लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एफिनिटी बी वायरस को ट्रीट करने के लिए कभी भी कोई मेडिसिन बन सके। यानी कि अब तक सीओवान जो भी काले कारनामे कर रहा था वो सब डायरेक्टर शिया के कहने पर करता है। नेक्स्ट सीन में शिएशु और वुयू एक लड़के के पास आते हैं और उसे पूछने लगे कि तुम ही चीई हो ना, तुम्हारे पास एक फ्रेगमेंट है, हम उसको खरीदना चाहते हैं, चाहे जितने भी पैसे बोलो तुम। चीई बहुत सिंपल सा इंसान लग रहा था, कहने लगा कि मैं तुम लोगों को वो फ्रेगमेंट फ्री में देने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम लोग मेरी एक हेल्प करो तो। ये मेरे दोस्त की वाइफ चाओ चाओ है। कुछ महीने पहले ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहने लग गए थे, फिर मेरे दोस्त को पता चला कि वो इसे चीट कर रही है। अगर तुम लोग ये पता लगा लो कि क्या वो सच में चीट कर रही है तो मैं तुम लोगों को वो फ्रेगमेंट फ्री में दे दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। जैसे ही वो बाहर आया तो इधर ली शियोंग और सीओवान भी उससे मिलने के लिए आए हुए थे, वही फ्रेगमेंट लेने के चक्कर में, जबकि चीई ने उसको भी वही सेम स्टोरी सुना दी। इसके बाद दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं और तभी शिएशु और वुयू को देख लिया तो जल्दी से वापस जाने लगे, जबकि वुयू इनको देखकर कहने लगी कि अरे भैया तुम लोग आओ ना, बैठो, हमारे साथ डेट करने के लिए आए हो क्या। अब उनको भी इनके साथ बैठना पड़ा। वुयू कह रही थी कि देखा भाई, मुझसे चोरी चुपे कर रहे हो, पकड़ लिया ना। सीओवान ने वुयू के लैपटॉप में चीई के दोस्त की वाइफ की पिक्चर देखी, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाने को कहा था। पूछने लगा कि ये कौन है। वुयू ने बहाना कर दिया कि ये मेरी एक दोस्त है, मुझे कुछ इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था, बस वही कर रही हूँ। सीओवान बोला कि तुम इन्वेस्टिगेशन में इतनी अच्छी नहीं हो, चलो मैं तुम्हें अपना एक बंदा दे देता हूँ। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर लिंजू पहुँच आया था, जिसे देखकर शिएशु कहने लगा कि कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गए। लिंजू बोला कि जब बात वुयू की हो तो भला मैं जल्दी कैसे नहीं आऊंगा, और ये सुनकर शिएशु जेलस फील करने लगा था। लिंजू ने मजीद बताया कि ये जितना भी खाना ऑर्डर किया है, इसमें ये चीज वुयू को नहीं पसंद, उसमें वो चीज वुयू को नहीं पसंद। जैसे जैसे वो बता रहा था वो बिल्कुल ठीक था। वुयू हैरान हो गई कि तुम मुझे इतने अच्छे से कैसे जानते हो। ली शियोंग ने जवाब दिया कि तुम्हारा भाई जब तुम्हारे लिए हस्बैंड चूज कर रहा था तो उसने सब कुछ देखभाल कर और इसको अच्छे से ट्रेन किया था। शिएशु अब और ज्यादा जेलस फील करने लगा और कहता है कि शादी के लिए तो इसने मुझे ही चूज किया था ना। वुयू उसको खामोश करवाकर लिंजू से कहने लगी कि चलो काम की बात करते हैं, और हाथ आगे बढ़ाने लगी। शिएशु इसका हाथ पीछे करके कहने लगा कि चलो घर चले, बहुत देर हो गई है, और जबरदस्ती उसको वहाँ से ले गया था। इधर सीओवान लिंजू से कहने लगा कि ऐसा लग रहा है वुयू भी चाओ चाओ की इन्वेस्टिगेशन करवा रही है, कल तुम उसके साथ जाना, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो सबसे पहले मुझे बता देना। लिंजू भी ओके करके वहाँ से चला गया। उधर वो दोनों जब घर पहुँचे तो शिएशु इससे पूछने लगा कि बताओ तुम आज लिंजू के साथ इतना फ्री क्यों हो रही थी, मुझे जेलस फील कराने के लिए। वुयू बोली कि तुम मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो, और ये कल तुम किस खुशी में मुझे ऐसे किसिस कर रहे थे, जो कहकर वो खुद को चुराते हुए जाने लगी। शिएशु ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहता है कि ठीक है, आइंदा मैं कभी भी तुम्हें ऐसे किसिस नहीं करूंगा। वुयू बोली कि अच्छी बात है, जो कहकर वो चली गई। रूम में आने के बाद भी वो शिएशु के बारे में सोचती रही। तभी लिंजू का मैसेज आया कि चाओ चाओ की इन्फॉर्मेशन मिली है, उसने एक कैफे से केक ऑर्डर करवाया है। अगले सीन में ये तीनों उस कैफे में पहुंच आए थे, और जो डिलीवरी बॉय उस केक को डिलीवर करने के लिए जा रहा था, ये तीनों भी उसका पीछा करने लगे। तभी उस बॉय के हाथ से वो केक गिर गया था, और जब वो उसको उठाने के लिए वापस मुड़ा तभी उसका एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होने लगा था। शिएशु ने जैसे ही ये देखा तो वो टाइमली आगे आकर उस गाड़ी को अपने हाथ से रोक देता है, और ये एक्सीडेंट होने से बच गया। वुयू ने उसका हाथ देखा तो बुरी तरह से चोट आ गई थी। खैर जैसे तैसे करके ये लोग लोकेशन पर पहुंच आए, मगर आगे बढ़ने से पहले ही शिएशु की तबीयत खराब होने लगी। वुयू उसके पास आकर उसे पूछने लगी कि क्या हुआ, जबकि वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मैं जरा गाड़ी में आराम करता हूँ, जो कहकर गाड़ी में जाने लगा। इधर लिंजू वुयू से पूछता है कि क्या हुआ, तुम दोनों के बीच में कोई बहस हुई है क्या, जबकि वो कहने लगी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, तुम आगे चलो मैं इसे देखती हूँ। जब वो शिएशु के पीछे गाड़ी में वापस आई तो उसकी कंडीशन देखकर कहने लगी कि तुम फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, हमारे बैग में हमारे पास एक इनहिबिटर पड़ा था ना, जल्दी जल्दी उसे निकालने लगती है। जबकि शिएशु उसके हाथ पकड़कर उसके करीब आ गया था। वो कहता है कि तुम्हारे पास दूसरा तरीका भी तो है ना, तो तुम इनहिबिटर क्यों निकाल रही हो, यानी कि किस करने वाला। वुयू बोली कि याद है तुमने कहा था कि तुम आइंदा मुझे
ऐसे किसीज नहीं करोगे। अब ये सुनकर शेषु पीछे हट गया और कहता है कि ठीक है, मुझे इनहिबिटर लगा दो। वुयू भी अब ऐसा ही करती है, इनहिबिटर निकालकर शेषु को लगाने लगी। जबकि ये वाला सीन इधर लिंजू ने देख लिया था। उसको शक होने लगा कि इन दोनों ने फिजिकल कांटेक्ट तो बनाया हुआ है, इसके बावजूद भी वुयू इसको इनहिबिटर क्यों लगा रही है। अब उसको थोड़ा बहुत शक होने लगा था। सियोवान को भी कॉल करके इसके बारे में बता देता है और ये भी कि मैं मजीद भी इन दोनों पर नजर रखूंगा। अब इधर वुयू उसको इनहिबिटर लगाने के बाद उसको होल्ड करके रख रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी में अब चेंजेस आनी शुरू हो जाती। साथ ही वो बता रही थी कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई है कि जब भी तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो तो मैं तुम्हें काम डाउन करूंगी, इसलिए मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगी। शेषु को उसकी ये बात बहुत बुरी लगी। खुद को छुड़ाते हुए कहता है कि किसी के साथ भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या तुम उसको काम डाउन करने के लिए चली जाओगी। वुयू को भी उसकी ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। वो कहती है कि तुम पागल हो गए हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो दोनों आराम से बैठे हुए थे कि तभी उनके पास अचानक से चाओ चाओ आकर बैठ गई। वुयू तो उसको देखकर हैरान ही हो गई, जबकि चाओ चाओ इसका अकाउंट दिखाते हुए कहने लगी कि ये तुम्हारा ही अकाउंट है ना, तुम मुझे इन्वेस्टिगेट करवा रही हो। ली शियोंग और सियोवान भी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे, जबकि इधर चाओ चाओ ने बताया कि मैं उसके दोस्त की वाइफ नहीं बल्कि उसकी वाइफ हूँ और मैं उसको कोई चीट नहीं कर रही, बल्कि मैंने अपनी पिक्चर्स को ऐसे एडिट किया था ताकि उसको ये लगे कि मैं बहुत अच्छे से अपना टाइम गुजार रही हूँ। साथ ही वो अपनी कहानी बताने लगी कि चीई मेरा ट्यूटर था और मैं सीक्रेटली उसको पसंद करने लगी थी, लेकिन मैं उसको कैसे कहती ये बात। कुछ टाइम के बाद फैमिली रीजंस की वजह से उसको मुझसे शादी करनी पड़ी और मेरी सबसे बड़ी विश पूरी हो गई, लेकिन शादी के बाद उसका बिहेवियर ही बदल गया। ना वो मेरे साथ बैठकर बातें करता था, ना मेरे साथ बैठकर खाता था और हम दोनों में हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन तो कभी रहा ही नहीं। आखिरकार हमने डिसाइड कर लिया कि हम एक दूसरे से अलग रहेंगे और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। उसे लगा कि मैं उसको चीट कर रही हूँ। वो उसकी सारी बात सुनने के बाद समझ गई थी। वो कहती है कि अच्छा बताओ अब तुम क्या चाहती हो, जिस पर चाओ चाओ ने बताया कि मैं उससे अपना बदला लेना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में ची को कॉल आई और उसको बताया गया कि तुम्हारी वाइफ किसके साथ चीट कर रही है, तुम यहाँ पर आकर खुद ही देख लो। ये सुनकर अब वो जाने ही लगा था कि अचानक से उसको किसी ने मारते हुए बेहोश कर दिया। इधर ली शियोंग को भी पता चल गया कि उसको कुछ हो गया है, क्योंकि इन दोनों ने उसके पास कोई डिवाइस फिक्स करके रखा था। एक बार फिर से आप लोगों को अपने पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में रिमाइंड करवाती चलूं, क्योंकि अब मैं चाइना आ गई हूं, यहाँ स्टूडेंट बनकर रह रही हूं। अब आप मेरी आंखों के थ्रू देख सकते हैं कि क्या चाइना सच में ही वैसा है जैसे कि ड्रामाज में दिखाया गया। वैसे ही क्यूट सी लड़कियां, जेंटलमैन लड़के एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। स्कॉलरशिप पर चाइना कैसे आया जा सकता है ये भी मैं आप लोगों को गाइड करूंगी, तो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम पब्लिक अकाउंट एस्टर्न विस्पर को फॉलो कर लो। नेक्स्ट सीन में शेषु, वुयू और चाओ चाओ उसको एक बंद कमरे में ले आए थे और कहते हैं कि तुमने जितने भी बुरे कारनामे किए हैं वो सब आज तुम्हें यहाँ पर स्वीकार करने होंगे और इस दरवाजे के बाहर तुम एक नया पर्सन बनकर निकलोगे, वरना तो फिर तुम्हें अपने गुनाहों की सजा भुगतनी होगी। सबसे पहला गुनाह जो उसका था वो चाओ चाओ बताने लगी कि हमारी शादी को 3 साल हो गए थे, मगर इन 3 सालों में तुम कभी भी मेरे करीब नहीं आए, आखिर ऐसी भी क्या वजह थी। ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। कहने लगा क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, बिल्कुल ही उस बिल्ली की तरह जिसे तुमने छोड़ दिया। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि एक बिल्ली चाओ चाओ को बहुत ज्यादा पसंद थी, मगर कुछ दिनों के बाद जब ची ने पूछा कि वो बिल्ली कहाँ गई तो उसने जवाब दिया कि वो मैंने किसी और को दे दी। ची मजीद बता रहा था कि हमारी शादी तो एक्सीडेंटली हो गई, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि किसी दिन जब तुम मुझे छोड़कर जाओ तो मुझे ज्यादा दुख हो, इसलिए ही मैं तुमसे दूर रहने लगा। चाओ चाओ ने अगला सवाल पूछा कि अगर तुम्हें इस बात का इतना ही ज्यादा डर था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की थी। चाहे तुम्हारा बिहेवियर मुझसे रूड था, मगर फिर भी मेरा इतना ख्याल क्यों रखते थे। जिस पर ची ने जवाब दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था और जब तुमसे मेरी शादी हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। इवन के जो खाना तुम बाहर से मंगवाती थी उसको मैं तुम्हारे लिए खुद बनाता था ताकि बाहर के खाने से तुम्हारा पेट खराब ना हो, और उसको बाहर के खाने से चेंज कर दिया करता था। चाओ चाओ भी अभी इमोशनल होने लगी थी। वो कहती है कि फिर तुम्हें ये शक क्यों हुआ कि मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ, और ची ने बताया क्योंकि अब मुझसे नहीं रहा जा रहा था। तुम्हारी पिक्चर्स देखकर मुझे ऐसा लगा कि तुम किसी और के साथ हो और फिर मुझसे नहीं रहा गया कि मैं उसका पता लगाऊं। लेकिन उस दिन जिस दिन मुझे बताया गया कि आकर खुद ही देख लो तुम्हारी वाइफ किसके साथ चीट कर रही है। कॉल कटने के बाद मुझे एक और कॉल आई जिसने मुझे बताया कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें चीट नहीं किया, बल्कि वो जब से तुमसे अलग हुई तुम्हारे पीछे पीछे आकर सीक्रेटली तुम्हें देखती रहती थी। और साथ ही हमें फ्लैशबैक के सीन्स दिखाए गए जहाँ चाओ चाओ हमेशा ची का पीछा करती रहती थी कि वो कहाँ जाता है, क्या खाता है और क्या करता है, मगर उसके सामने नहीं आती। ये बातें बताते हुए दोनों हस्बैंड और वाइफ बहुत ज्यादा
इमोशनल हो गए थे और अब ची उन दोनों के सामने अपनी वाइफ से सॉरी करता है कि मैंने बहुत वक्त जाया कर लिया लेकिन मजीद जाया नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर चाओ चाओ बहुत खुश हो गई और उसको हक कर देती है, जबकि इधर वुयू भी इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश थी। दूसरी तरफ ली शियोंग की आंखों से भी आंसू आने लगे क्योंकि वो भी ये सारी बातें सुन रही थी। सियोवान ने बताया कि फाइनली हमें कंक्लूजन पता चल गया, अब हम ची से कल फ्रेगमेंट ले लेंगे, क्योंकि उसको नहीं पता था कि इस वक्त वहाँ पर वुयू मौजूद है। खैर वो ली शियोंग से कहता है कि मेरा घर पास में ही है, तुम जाकर अपना फेस वॉश क्यों नहीं कर लेती। ली शियोंग बोली कि आधी रात को मुझे अपने घर लेकर जाना, अपना बाथरूम यूज करने के लिए देना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो तुम खुद ही क्रिएट करते हो और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठाते। बेचारा सियोवान स्पीचलेस था, कहने लगा कि तुम जा रही हो या नहीं, जिस पर ली शियोंग कहने लगी कि ठीक है चलते हैं। इधर ची उन दोनों का शुक्रिया अदा कर रहा था और अपनी वाइफ को ले जाते हुए कहने लगा कि मैं फ्रेगमेंट तुम लोगों को पार्सल करवा दूंगा। उसके जाते ही शेषु भी यहाँ से जाने ही लगता है, जबकि वुयू कहने लगी कि बैठो उस चेयर पर, इस बार अब तुम्हारी बारी है। शेषु भी वहाँ पर बैठ गया और वुयू से पूछने लगी कि जो विटामिन्स तुम ले रहे थे वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग नहीं हो गए जो तुम में इमोशंस क्रिएट करने लगे, या फिर वो इमोशंस जनरेट करने के पिल्स थे, बताओ जरा। शेषु ने बताया कि उस दिन जब मैंने तुम्हें बाथटब में बैठे हुए देखा तो मेरे सीने में एक दर्द सा फील हुआ और वो पहली बार था। फिर जब ली शियोंग और लिंजू पकड़े गए थे तब तुम्हारी बातें मेरे दिल को बहुत गहरी लगी और मैं सारी रात सो नहीं पाया। इवन के उस दिन मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे जो मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ और इस तरह के इमोशंस मैं बहुत फ्रीक्वेंटली फील करने लगा था। इवन के उस दिन मेरी आंखों से आंसू भी आए और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सारी रात सो नहीं पाया क्योंकि तुम मुझसे गुस्सा थी और तुम मुझसे गुस्सा थी इसलिए मैं सैड था। ये इमोशंस है जो मैं पहले कभी भी फील नहीं कर पाया। वुयू की आंखों से आंसू आने लगे। वो कहती है कि अगर पिल्स के थ्रू भी इमोशंस जनरेट हो सकते हैं तो फिर सिंसियरिटी होने की जरूरत ही क्या है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम इन पिल्स को खाते रहो उस दिन तक जब मैं तुम्हें पसंद करना छोड़ दूँ। ये सुनकर शेषु कहने लगा कि इसका मतलब तुम मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रही हो कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो। वुयू ने सर हिलाकर हाँ का जवाब दिया और शेषु कहने लगा मगर मैं इन पिल्स को मजीद नहीं खाना चाहता। अब वुयू गुस्से में वहाँ से जाने लगी थी और शेषु उसको पकड़कर चेयर पर खड़ा करते हुए कहने लगा कि इधर रुको, मेरी पूरी बात सुनो और ये रोना भी बंद करो। जल्दी से उसके आंसू साफ किए, जबकि वुयू कहने लगी कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। शेषु कहता है कि तुम्हें सुनना होगा। पहले मुझे भी यही लगा कि वो सारे इमोशन पिल्स खाने की वजह से जनरेट हुए क्योंकि मैं मिस्टर डिंग के पास इमोशंस जनरेट करने के लिए मेडिसिन लेने को गया था, मगर कल ही मिस्टर डिंग ने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे गलती से विटामिन्स दे दिए थे और वो दवाई जो उन्हें देनी थी वो तो दी ही नहीं। मतलब कि ये जितने भी इमोशंस मुझ में आए हैं ये तुम्हारी वजह से आए हैं, तुम्हारे साथ रहने की वजह से आए हैं, तुमने मुझे ठीक कर दिया वुयू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वुयू उसकी बातें सुनकर इतना ज्यादा खुश हो गई थी कि जल्दी से उसको हक कर दिया और कहती है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में दोनों घर आ गए थे। वुयू शेषु के लिए दूध लेकर आई और पूछने लगी कि अरे ये वही फ्रेगमेंट है जो ची ने भेजा। शेषु ने बताया कि हाँ ये वही है, जिसके बाद वुयू दोनों फ्रेगमेंट्स को आपस में मिलाकर इससे कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट करने की कोशिश कर रही थी, जबकि शेषु उसको किसिस कर रहा था और रोमांटिक हो रहा होता है। इधर वुयू बोली कि बस भी करो, मुझे काम करने दो। इस पर शेषु उसको लैपटॉप के साथ उठाते हुए रूम में ले गया, लैपटॉप बंद करवा के रोमांस करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब वुयू को लगा कि अब कुछ ज्यादा हो रहा है तो कहने लगी कि बस करो, रुक जाओ, मैं फिजिकल कांटेक्ट के लिए रेडी नहीं हूँ फिलहाल। शेषु भी रुक गया, जिसके बाद वो वुयू को अपने पास लेटाकर सो गया था और वुयू अपना काम करती रही। थोड़ी देर के बाद वो भी उसके साथ लेटकर सो गई। अगली सुबह सियोवान को ची की कॉल आई कि माफ करना तुम एक कदम लेट हो गए थे, वो फ्रेगमेंट मैंने किसी और को सेल कर दिया है। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। ली शियोंग के थ्रू पार्सल का कोड ट्रैक करवाया तो पता चला कि वो पार्सल वुयू को रिसीव हुआ है, जो सुनकर सियोवान को और भी ज्यादा बुरा लगा कि अगर डायरेक्टर शिया को इस बारे में पता चला तो वुयू की जान खतरे में आ जाएगी। ली शियोंग, आज शाम को हम वुयू के घर पर डिनर करने के लिए जाएंगे और जैसे ही तुम्हें मौका मिले तो वो फ्रेगमेंट चुरा लेना। और लिंजू, डायरेक्टर शिया ने बताया कि तीसरा फ्रेगमेंट मुगंग में है, तुम उसे लेने के लिए जा रहे हो। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया गया, जहाँ वुयू अपने भैया और होने वाली भाभी को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, जबकि मौका देखकर ली शियोंग कहने लगी कि क्या मैं तुम्हारी हैंड क्रीम लगा सकती हूँ। वुयू बोली कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ला कर देती हूँ, जबकि ली शियोंग कहने लगी कि अरे नहीं, मैं खुद ही जाकर लगा लूंगी। शेषु को जरा अजीब लगा, वो भी उठते हुए कहने लगा कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। वहाँ ली शियोंग जैसे ही रूम में फ्रेगमेंट को ढूंढना शुरू करती है तभी शेषु वहाँ पर पहुँच आया था और पूछने लगा कि ये तुम क्या कर रही हो। फिर पीछे से ये दोनों भी आ गए थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में जब सियोवान उसे घर ले आया तो ली शियोंग की बात सुने बगैर उसे किसिस करना शुरू कर दिया था और फिर कहता है कि मैंने उसके रूम में तुम्हें फ्रेगमेंट लाने के लिए भेजा था, उसके साथ फ्लर्ट करने को नहीं। जबकि ली शियोंग को मजा आ रहा था, वो कहने लगी कि तुम
जेलस फील कर रहे हो ना, वरना तो ऐसा रिएक्ट क्यों करते। खैर सो जाओ, मैं घर जा रही हूँ। सियोवान ने उसको रोक लिया। वो कहता है कि काफी देर हो गई, आज की रात तुम इधर ही रुक जाओ। दूसरी तरफ वुयू भी शिएशु को अजीब नजरों से देख रही थी। शिएशु उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास ले आया और बेड पर लिटाते हुए खुद उसके ऊपर आ गया था। पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम जेलस फील कर रही हो। थोड़ी देर के बाद वुयू भी उसके साथ नॉर्मल हो गई थी और कहने लगी कि मुझे पता है तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें लीशियोंग के पास देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। अब शिएशु उसको किसिस करना शुरू कर देता है कि अब बताओ अच्छा लग रहा है। ये वाला सीन चलता ही रहा कि तभी डोरबेल बजी और जब शिएशु ने जाकर देखा तो कोई पार्सल आया था। ये एक डिवाइस था और जब इसे लैपटॉप के थ्रू ओपन किया तो इसमें वही वीडियो थी जहाँ सियोवान ने शिएशु को बांध कर रखा हुआ था और एक्सपेरिमेंट के लिए फोर्स करता है। वुयू ने जब सियोवान की शक्ल देखी तो कुछ टाइम के लिए तो वो सदमे में ही चली गई और फिर पूछने लगी कि नहीं नहीं, मेरा भाई बुरा इंसान नहीं हो सकता, वो तुम्हें क्यों फोर्स कर रहा था, बताओ मुझे। शिएशु जब उसके सवालों का जवाब नहीं देता तो वो कहने लगी कि ठीक है, मैं सियोवान के पास जाकर खुद ही पूछ लूंगी। और फिर गुस्से में यहाँ सियोवान के पास पहुँच आई थी। यहाँ उसने लीशियोंग के जूते भी देख लिए थे और सियोवान से पूछने लगी कि बताओ मुझसे क्या कुछ छुपा रहे हो। वो इन जूतों को देखते हुए कहता है कि ठीक है, मैं फाइनली तुम्हें बता देता हूँ कि जिस रन के साथ मैंने फिजिकल कांटेक्ट बनाया वो लीशियोंग है। लीशियोंग भी साइड पर बैठी हुई ये सारी बातें सुन रही थी और वो कहने लगी कि और बताओ इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहोगे। सियोवान ने जब वो वीडियो देखी तो पूछने लगा कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आई। वुयू को बस अपना जवाब चाहिए था। सियोवान ने बताया कि वो एक रन है और मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ, तो इसमें क्या ही गलत था। जबकि वुयू कहने लगी कि अच्छा, इसमें तुम्हें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा, अगर मैं इस वीडियो को पब्लिक कर दूं तो। सियोवान पूछने लगा कि अच्छा, अब तुम फैमिली को छोड़कर इंसाफ का साथ दोगी। और वुयू ने जवाब दिया कि मिस्टर सियोवान, सालों पहले तुमने भी तो यही किया था ना। सियोवान को जब अपने डैड के रन होने के बारे में पता चला था और ये भी कि वो वुयू का खून लेकर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो उसने अपने डैड को पुलिस के हवाले कर दिया था। वुयू को भी समझाया कि हमें डैड को पुलिस के हवाले करना ही होगा क्योंकि वो अच्छा काम नहीं कर रहे। इसके बाद वुयू को भी स्कूल से निकाल दिया गया था, तो वो वुयू को लेकर कहीं दूर चला गया। प्रेजेंट में सियोवान कहता है कि रन लोगों में नॉर्मल लोगों की तरह इमोशंस नहीं होते, उन्हें यूज करके फेंक दिया जा सकता है मगर अपनाया नहीं जा सकता। लीशियोंग को इस बात ने बुरी तरह से हर्ट कर दिया और वुयू से पूछने लगी कि अच्छा, तो तुम लीशियोंग को भी इसी नजर से देखते हो कि जब चाहे उसे यूज कर लिया और जब काम की ना रही तो उसको फेंक दो, मगर कभी भी वो तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकती। सियोवान ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है और मैं चाहता हूँ कि तुम शिएशु को भी इस नजर से देखो क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे करीब वो सिर्फ इसलिए ही आया था ताकि मुझसे बदला ले सके। इस पर वुयू की आंखों से आंसू आने लगे और वो कहती है कि क्या सबको तुमने खुद की तरह समझ रखा है, आपको तो हमेशा ये भी लगता रहा कि डैड हमसे प्यार नहीं करते थे। ये कहकर वो जाने लगी, जबकि सियोवान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि आज तुम्हें जितना भी गुस्सा निकालना है निकाल लो, मगर जो सच है वो यही है और वो फ्रेगमेंट जो तुम्हें ची ने दिया है उसको मेरे हवाले कर दो क्योंकि डायरेक्टर शिया नहीं चाहती कि इस पर और कोई भी रिसर्च हो। वुयू बोली, मगर मैं एफिनिटी बी वायरस को खत्म करने के लिए रिसर्च करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो हमारे पेरेंट्स के साथ हुआ वो किसी और के साथ हो, और डायरेक्टर शिया मेरे साथ जो भी करे उसको मैं देख लूंगी क्योंकि आज ये पहली बार नहीं है कि मेरे भाई ने फैमिली को छोड़कर जस्टिस को चूज किया। जो कहकर वो वहाँ से चली गई। सियोवान वहीं पर खड़ा रहा और तभी पीछे से लीशियोंग बाहर आई। वो सियोवान की कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से भागते हुए चली गई। इधर वुयू को शिएशु की बहुत सारी कॉल्स और मैसेज पे मैसेजेस आ रहे थे मगर वो कोई भी जवाब नहीं देती और दिल ही दिल में सोच रही थी कि जो भैया ने कहा क्या वो सच है, क्या मैं अभी भी तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। खैर वो चावी को मैसेज करती है कि चलो साथ बैठकर कॉफी पिए। उसने जवाब दिया कि इस वक्त मैं फ्री नहीं हूँ, तो ये खुद ही अंदर चली गई। वहाँ सियोवान ने लीशियोंग के लिए केक मंगवाया हुआ था और उसे कॉल करता है वापस आने के लिए, पर जब उसका फोन नहीं मिला तो इसको फिक्र होने लगी और जल्दी से उसके पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ शिएशु भी पागलों की तरह वुयू को ढूंढ रहा था। जब चावी से पूछा तो उसने बताया कि कुछ टाइम पहले उसने मुझसे कॉफी का पूछा था और अब पता चला कि वहाँ पर आग लगी हुई है। ये सुनकर वो जल्दी से कैफे के पास पहुँच आया। किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था मगर वो जबरदस्ती घुस आया, जबकि सियोवान पहले से ही मौजूद था लीशियोंग को ढूंढने के लिए। यहाँ उसके ऊपर बहुत सारे बॉक्सेस गिरने ही वाले थे कि तभी शिएशु ने आकर उसे बचा लिया और वो सारे बॉक्सेस उस पर गिर गए। उसको देखकर सियोवान कहने लगा कि सालों पहले जिस कुत्ते को मैंने ट्रेन किया था आज फाइनली उसने अपने मालिक को बचा लिया। शिएशु को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसको उठाते हुए दीवार के साथ लगा दिया कि अभी तक मैंने तुमसे अपना बदला नहीं लिया, सिर्फ वुयू की खातिर। सियोवान ने जवाब दिया कि चलो फिर तुम्हें बताता चलूं कि अब वो जान चुकी है असल वजह कि तुम उसके करीब क्यों आए थे। अब वो भी तुमसे नफरत करेगी। शिएशु को ये अच्छा तो नहीं लगा पर वो कहता है कि वुयू को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो तुम्हारी तरह नहीं कि रन लोगों से नफरत करे, और फिर उसके पीछे वहाँ से चला गया। इधर वुयू सोच रही थी कि मेरे फोन में चार्ज नहीं है और मैं कॉफी भी नहीं
नहीं पी पाई। तभी उसे लीशियोंग नजर आई जो कि काफी सैड लग रही थी। उसके पास आकर बैठते हुए कहने लगी कि मैं भाई की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, मैं जानती हूँ कि वो अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं है। जबकि लीशियोंग अभी भी सियोवान की साइड ले रही थी कि वो अच्छा बॉयफ्रेंड है, बट तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अगर वो शेशु को पसंद नहीं करता था तो तुमने उससे शादी क्यों की। शेशु वुयू को ढूंढते हुए बहुत ज्यादा थक गया था, पर जब वो घर आया तो वुयू घर में अपना बैग पैक कर रही थी। ये देखकर वो जल्दी जल्दी उसके पास जाता है और पूछने लगा कि क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। वो बोली कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? मैं जल्दी से मेडिकल किट लेकर आती हूँ। जबकि वो इसे पकड़कर टेबल पर बिठा देता है। पूछने लगा कि सियोवान ने तुमसे जो भी कहा क्या तुम्हें वो सच लगने लगा है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँगा? वुयू की आंखों से आंसू आने लगे। वो कहती है कि आज पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने भाई को जानती ही नहीं हूँ और तुम भी मुझे पराये से लगने लगे। शेशु ने बताया कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुमसे बहुत गहरा प्यार हो गया था और ये मुझे बाद में पता चला कि तुम सियोवान की बहन हो। मैं कभी भी तुम्हें यूज नहीं कर सका। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसने मेरे साथ बुरा किया और मैं उससे बदला लेना चाहता था, मगर जब मैंने देखा कि वो तुम्हारे लिए कितना मैटर करता है तो मैं नहीं ले पाया। वुयू ने डरते डरते हुए सवाल पूछा कि अब तुम मेरे भाई के साथ क्या करने वाले हो? जिस पर शेशु ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। मेरे दिल में उसको लेकर जितनी नफरत भरी हुई है उसको खत्म करके तुम मेरे दिल में प्यार भर दो। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? वुयू ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो वो बोला कि ठीक है, मुझे शायद यहाँ से चले जाना चाहिए। जब वो जाने ही लगा तभी वुयू ने उसको पीछे से हक कर दिया। वो कहती है कि मैं तुम्हें बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और तुम्हें प्यार करना सिखाऊंगी। ना मैं तुम्हें खोना चाहती हूँ और ना ही अपने भाई को। थैंक यू मेरे भाई को एक और चांस देने के लिए। नेक्स्ट सीन में लीशियोंग को टेबल पर वो केक्स देखकर बहुत अच्छा लगा। वो समझ चुकी थी कि ये सियोवान ने मंगवाए होंगे। तभी सियोवान भी आ जाता है जो कि बहुत बुरी हालत में था। लीशियोंग उसे इस हालत में देखकर डर गई और वो बोला कि ये केक मैंने तुम्हारे लिए मंगवाए हैं, खा लो, और वहाँ से जाने ही लगा। तभी लीशियोंग ने उसे हक कर दिया। कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुमने वुयू से जो कुछ भी कहा था वो झूठ है और मैं बिल्कुल भी उस बात से हर्ट नहीं हूँ। मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। सियोवान मुड़कर उसे कहने लगा कि मुझसे प्यार करने का रास्ता मुश्किल हो सकता है, क्या तुम इस पर चलने के लिए तैयार हो? और वो बोली कि हाँ मैं तैयार हूँ। जो सुनते साथ ही सियोवान ने उसको किसिस करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ वुयू अपना बैग पैक कर रही थी और हमेशा की तरह सियोवान उसे फिर से पूछने लगा कि क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? वुयू ने जवाब दिया कि अरे नहीं जा रही हूँ, चावी को कुछ बुक्स चाहिए थी, बस वही उसको पैक करके दे रही हूँ। तुम्हें ये गर्दन पर चोट, जल्दी से मेडिकल किट लाकर इसकी चोट पर मरहम लगाने लगी। शेशु इसे देखता ही रहा और कहता है कि तुम सियोवान की बहन कहीं से भी नहीं लगती। वुयू बोली मैं जानती हूँ भैया ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मगर वो हमेशा से ऐसा नहीं है। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। इसके बाद शेशु वहाँ से जाने लगा था कि तुम आराम करो, जबकि वुयू उसको रोकते हुए कहने लगी कि क्यों ना आज रात हम दोनों फिजिकल कांटेक्ट बनाएं। इरादा तो दोनों ने कर लिया, मगर दोनों से कुछ भी नहीं हो पा रहा था, जैसे दोनों ही एक दूसरे से शर्मा रहे हो। बेड पर आने के बाद शेशु कहता है कि अच्छा छोड़ो इस बात को, हम इस बारे में फिर कभी सोचेंगे। आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। जिसके बाद दोनों ही आराम से सोने लगे। अगली सुबह लिंजू को दिखाया गया जो मूगंग से वापस आ चुका था और बुरी तरह से जख्मी होता है। वो बार बार इनहिबिटर्स लगा रहा था, लेकिन अब इनहिबिटर्स का भी उस पर कोई असर नहीं होता। सियोवान उसे देखकर कहने लगा कि क्या हुआ, ऐसी हालत में क्यों हो? तो वो बोला कि मूगंग के लोग बहुत ही ज्यादा चालाक है और ऊपर से इनहिबिटर्स अब मुझ पर असर नहीं कर रहे। सियोवान बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे लिए मैं और इनहिबिटर्स का बंदोबस्त कर देता हूँ। बस इनहिबिटर्स किए जा रहा था और असल सोल्यूशन निकालता नहीं। लिंजू को अब गुस्सा आ गया। वो उसके पास आकर उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जानते हो इनहिबिटर्स अब मेरी बॉडी पर असर नहीं करते। क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? मैं किसी यिन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। इस पर सियोवान कहने लगा कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया तो था, मगर तुमने अपने हाथ से गवाकर उसे शेशु को दे दिया। अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? लिंजू को ऐसा लगा जैसे कि सियोवान अब मुझसे जान छुड़ाना चाहता है। वो पूछने लगा कि क्या कभी भी तुमने मुझे अपने दोस्त की तरह ट्रीट किया? इस पर सियोवान ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो वो बाहर आ जाता है और किसी को कॉल करते हुए कहने लगा कि तुम कहाँ हो? इधर सियोवान वुयू को मैसेज करता है और तभी उसने देखा कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। दूसरी तरफ लिंजू वुयू के पास आ गया था। उसके हाथ से खून आता हुआ देखकर ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, क्योंकि वो एक यिन है और उसने अभी तक किसी रन के साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाया। साथ ही उससे पूछने लगा कि तुमने और शेशु ने अभी तक फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाया ना? उस दिन मैंने गाड़ी में देखा था तुम्हें उसे इनहिबिटर लगाते हुए। इससे पहले कि ये कोई एक्सप्लेनेशन देती, लिंजू इसके करीब आ रहा था और तभी इसने जोरों की चीख मारी। दूसरी तरफ शेशु भी इसी तरफ आ रहा होता है। तभी अचानक से उसने वुयू के जूते देखे। वो फौरन से अंदर भागा आया और लिंजू को वुयू के करीब देखकर फौरन उसे दूर करता है और इसका हाथ देखते हुए पूछने लगा कि इसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? वुयू ने सर हिलाकर ना का जवाब दिया और फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि जब वो इसके करीब आ रहा था और इसने चीख मारी तो वो बेचारा वापस जाकर दीवार
दीवार से अपना सर टकराता है, ये कहकर के चाहे मैं जो मर्जी कर लूं कभी भी विलन नहीं बन सकता। फिर अपनी पॉकेट से बैंडेज निकाल कर कहता है कि हाथ इधर लेकर आओ। प्रेजेंट में वो इन दोनों से कह रहा था कि असल में मुझे वुयू की मदद चाहिए, जबकि वुयू कहने लगी कि क्या तुम्हें थर्ड फ्रेगमेंट के बारे में पता चल गया है, मेरे भाई ने कुछ बताया क्या? वो बोला कि मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, मगर तुम्हारा भाई मुझे शायद तुम्हारे साथ जाने ना दे। हाँ, अगर तुम रिक्वेस्ट करो तब कुछ हो सकता है। वुयू हाथ बढ़ाते हुए कहने लगी कि ठीक है, हम दोनों के बीच में डील डन हुई। इससे पहले कि वो हाथ मिलाता, शेषु ने जल्दी से उससे हाथ मिला लिया। वुयू इन दोनों को देख रही थी कि शेषु हर वक्त इससे जेलस होता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सियोवान को डायरेक्टर शिया ने अपने पास बुलाया था ये जानने के लिए कि क्या ची ने तुम्हें वो फ्रेगमेंट दे दिया। सियोवान ने झूठ बोला कि अभी तक नहीं दिया, तो डायरेक्टर शिया कहने लगी कि अगर सीधे तरीके से नहीं देता तो तुम उसकी जान ले सकते हो। सियोवान बोला कि ठीक है और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही ये सेक्रेटरी चेंगली से कहने लगी कि इसने स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस को धोखा दिया, अगर इसने अपना ये वाला टास्क कंप्लीट ना किया तो इसको मार डालो। असल में चेंगली ने उन लोगों की बातें सुन ली थी कि वो फ्रेगमेंट इस वक्त वुयू को मिल गया है और चेंगली ने ही डायरेक्टर शिया को इस बारे में बताया। चेंगली कहने लगी मगर जब से आपने मुझे स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस में ट्रांसफर किया है तब से मैं मिस्टर सियोवान के साथ काम कर रही हूँ और उन्होंने हमेशा मुझे अच्छे से ट्रीट किया। डायरेक्टर शिया ने जवाब दिया कि ये मर्द लोग किसी काम के नहीं होते। सालों पहले मैं इतनी मेहनत करके अपना काम करती थी लेकिन मेरी सैलरी ना होने के बराबर थी। फिर मैंने अपना ब्लड यूज करके अफिनिटी बी टाइप के लिए ट्रीटमेंट बनाना स्टार्ट किया जो कि वर्केबल था। फिर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस बनी जिसका डायरेक्टर मुझे बनाया गया। अब मेरे पास दौलत, खुशी सब कुछ है, लेकिन अब मैं अफिनिटी बी टाइप के वायरस को खत्म करने के लिए कभी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं बनाना चाहती, क्योंकि एक बार ट्रीटमेंट बन गया तो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस खत्म हो जाएगी और फिर मेरे साथ साथ तुम्हारा भी करियर खत्म हो जाएगा। आई होप कि तुम सब कुछ अच्छे से समझ गई हो। नेक्स्ट सीन में वुयू सियोवान को मैसेज करके कह रही थी कि अगर तुम चाहते हो वो फ्रेगमेंट मैं तुम्हें दे दूं तो कुछ दिनों के लिए लिंजू को मेरे पास रहने दो, मुझे उससे कुछ काम है। सियोवान बोला कि ठीक है, मगर तुम फ्रेगमेंट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट मत करना, पर उसका ये मैसेज सेंड नहीं हुआ क्योंकि वुयू ने इसको फिर से ब्लॉक कर दिया था। नेक्स्ट सीन में शेषु मिस्टर डिंग से मिलने के लिए आया था। मिस्टर डिंग उससे पूछने लगा तो तुम तीसरा फ्रेगमेंट ढूंढने के लिए मूगंग जा रहे हो और वुयू को भी अपने साथ लेकर जाना चाहते हो? शेषु ने जवाब दिया कि हाँ, उसको साथ ले जाना जरूरी है क्योंकि इन दिनों उसके और सियोवान के बीच में लड़ाई हुई है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता। मिस्टर डिंग ने पूछा कि क्या मतलब, उन दोनों के बीच में लड़ाई क्यों और कैसे हो गई? शेषु ने बताना शुरू किया कि असल में वो डिवाइस मैंने ही वुयू तक पहुँचाया क्योंकि मैं चाहता था कि अब वो सारा सच जान जाए। वो वीडियो देखने के बाद वो सियोवान से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और सवालों के जवाब लेने उसके पास चली गई थी, मगर बाद में जब वो मेरी कॉल्स नहीं उठा रही थी, मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही थी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? मिस्टर डिंग उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद कहता है कि जिस तरह से तुम वुयू की फिक्र करने लगे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम सियोवान से अपना बदला ले पाओगे या फिर लेना ही नहीं चाहते। शेषु बोला कि शायद आपने ठीक कहा या फिर मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में लिंजू, शेषु और वुयू मूगंग पहुँच जाए थे। यहाँ लिंजू ने इनको कुछ डॉलर्स पकड़ाए कि ये पहन लो क्योंकि यहाँ पर सब लोगों ने पहने हुए होते हैं। शेषु ने भी जल्दी से वुयू को पहना दिया था। इसके बाद दोनों अंदर इंटर हुए और यहाँ पर बॉक्सिंग करते हुए देखकर लिंजू को याद आया कि लास्ट टाइम भी वो यहाँ बॉक्सिंग करने के लिए आया था और वो जीत भी गया। उसको यही लग रहा था कि बदले में फ्रेगमेंट मिलेगा, जबकि रिवार्ड के तौर पर उसको एक शील्ड दी गई। जब उस बेचारे ने फ्रेगमेंट का जिक्र किया तो उस पर गन्स तामी गई, ये कहते हुए कि उसके लिए तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। प्रेजेंट में वो कहता है कि हम पिछला वाला तरीका आजमा कर अंदर नहीं जा सकते, जबकि वुयू पूछने लगी तो फिर हमारा अगला स्टेप क्या है और इस पर शेषु इसे देखने लगा। अगले सीन में वो इसको रूम में ले आया था और कहता है कि आज की रात हम जरा रिलैक्स करेंगे। वुयू उसका मतलब समझ गई थी और अपनी शर्ट की बटन ओपन करने लगी, जबकि शेषु उसको अपने लैप पर बिठाकर उसके बैक पर खारिश करने लगा और कहता है कि अरे पगली, ऐसे रिलैक्स किया जाता है। वुयू भी खुश हो गई। इसी दौरान वो सो गई थी और शेषु उसको बहुत सॉफ्टली किस करता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें सुबह का दिखाया गया जहाँ ये लोग नाश्ता कर रहे थे। वुयू को शक हुआ कि इस पानी का टेस्ट जरा अजीब है। उसने शेषु को भी बताया, जिसके बाद तीनों वहाँ से जाने लगे और यहाँ भी कुछ लोगों ने इन पर नजर रखी हुई थी। दीवार पर शेषु की पिक्चर लगी हुई थी कि ये लड़का जिंदा या मुर्दा चाहिए। ये देखकर वो वुयू से कहने लगा कि ये लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, तुम लिंजू के साथ जाओ, मैं इन लोगों को देख लूंगा। वुयू ने इससे अपना ख्याल रखने के लिए कहा और फिर लिंजू के साथ वहाँ से चली गई, जबकि शेषु उन लोगों से कहने लगा कि चलो पकड़ लो मुझे और अपने बॉस के पास ले जाओ। इधर चेंगली वुयूवान को अपने साथ चलने के लिए कह रही थी कि मुझे मिस्टर सियोवान ने आपके पीछे भेजा है, आपकी घड़ी से उनको नोटिफिकेशन मिल गया था। वुयू लिंजू से कहती है कि शेषु का ख्याल रखना और खुद चेंगली के साथ जाने लगी। इधर शेषु को बॉस के पास लाया गया जो कि एक लड़की थी और वो भी कोई और नहीं बल्कि रुई। शेषु ने जब इसे देखा तो कहने लगा कि तुम। रुई ने जवाब दिया कि मेरे मुंह
गंग में तुम्हारा स्वागत है। ये सारा इलाका मेरे हस्बैंड का है और मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गई, मेरी मॉम स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस की डायरेक्टर है। यहाँ पे सारा उनका बिजनेस चल रहा है, मैं तो बस उनके लिए मैनेज कर रही हूँ। मेरे लोगों ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर देखे गए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने करीब ले आई। शिएशु ने सवाल पूछा कि तुम्हारे हस्बैंड को कैसा लगेगा ये जानकर। रुई ने जवाब दिया कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए यूजलेस है, उसको तो मैं बस अपने ब्लड सप्लाई के लिए यूज कर रही हूँ, वरना तो मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। शिएशु बोला कि माफ करना, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। जो सुनकर रुई कहने लगी कि मेरी मॉम ने बिल्कुल ठीक कहा था, ये मर्द किसी काम के नहीं होते, हर औरत को अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। वैसे तुम्हारी लवर को सेक्रेटरी चेंगली अब तक अपने साथ ले गई होगी मेरी मॉम के पास ले जाने के लिए। दूसरी तरफ हमें वुयू को गाड़ी में दिखाया गया जो सीओ वान को कॉल करना चाह रही थी, मगर चेंगली ने उसके हाथ से वॉच लेकर बाहर फेंक दी और इस पर गन तामते हुए कहने लगी कि आराम से बैठी रहो जब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकल जाते। इधर शिएशु ने गुस्से में अपने हाथ छुड़ा दिए और घूर घूर कर रुई को देखने लगा। अब उसकी बोलती बंद हो गई थी और शिएशु वहाँ से चला गया। रुई को उसके हस्बैंड की कॉल आई कि क्या मैं तुम्हारे लिए यूजलेस हूँ। वो बोली कि तुमने फिर से अपने आदमियों को खड़ा किया था मुझ पर नजर रखने के लिए, अब कॉल बंद करो। यहाँ एक और गैंग को दिखाया गया। एक आदमी वुयू की वॉच को उठाता है और फिर अपने आदमियों को उनकी गाड़ी के पीछे चलने को कह रहा था। थोड़ी देर बाद चेंगली की गाड़ी को घेर लिया गया, उसे रोक दिया जाता है और उसमें से वुयू को निकालकर अपनी गाड़ी में बिठा दिया। उसके सर पर भी कोई और कपड़ा बांध दिया ताकि उसको कुछ पता ना चले। फिर उसको अपने साथ ले गए और चेंगली को वहीं पर बांध दिया जबकि वो अपने फोन से किसी को कॉल करती है। उसी तरफ ली शियोंग की आज बर्थडे थी जिसको सेलिब्रेट करने के लिए सीओ वान उसके लिए अपने हाथों से खाना बना रहा था और तभी ली शियोंग ने उसकी घड़ी पर नोटिफिकेशन देखा। ये देखकर वो जल्दी से शिएशु को कॉल करता है जबकि शिएशु और लिंजू वुयू को ढूंढ रहे थे, उनको कहीं नहीं मिली। जब उसे सीओ वान की कॉल आई तो वो रिसीव करते हुए कहता है कि सेक्रेटरी चेंगली उसे अपने साथ लेकर गई थी, मगर ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ डायरेक्टर शिया के कहने पर हो रहा था। सीओ वान ने बताया कि मुझे वुयू की लोकेशन मिल गई है, मैं सेंड कर रहा हूँ, तुम लोग जल्दी से उसके पास जाओ। दूसरी तरफ वुयू को देखते हैं, उस गैंग ने सेफली वुयू को गाड़ी से नीचे उतार दिया था और खुद वहाँ से चले गए। वुयू को खुद भी समझ नहीं आती कि आखिर ये लोग कौन थे जो मेरी हेल्प करना चाह रहे हैं। खैर वो अपनी लोकेशन शेयर करते हुए जल्दी से वहाँ पर चुप गई थी ताकि उसे आगे किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। वेट करते करते रात हो गई थी और तभी कुछ रन लोग इसको स्मेल करते हुए यहाँ पर आ गए थे क्योंकि वो यिन है और आराम से स्मेल किया जा सकता था। वुयू बहुत ज्यादा डर गई थी। वो लोग भी अब इस पर अटैक करने लगे थे, तभी पीछे से गोली चलने की आवाज आई जो कि सीओ वान था। उसने अपने हाथ पर गोली चलाई। उसके खून की वजह से यहाँ जितनी भी फीमेल रन थी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी और उसकी तरफ भागने लगती है। सीओ वान ने गोलियां चलाना शुरू कर दी और उनमें से एक फीमेल तो इसके बहुत ज्यादा करीब आ गई थी, लेकिन उसका मुकाबला ली शियोंग ने किया जो कि एंड टाइम पर आई। इसके बाद रन लोगों ने भी उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। वुयू बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर लिंजू पहुँच आया था। मुकाबला गर्म से गर्म होता जा रहा था क्योंकि रन लोगों ने इन पर कुछ परिंदे छोड़ दिए जो कि बहुत ही खौफनाक थे और ली शियोंग उनका सामना करने लगी। सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे थे। थोड़ी ही देर में सीओ वान को ड्रैगन की आवाज आई जिसे सुनते ही वो कहने लगा कि बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। वही शिएशु ड्रैगन पर बैठे हुए यहाँ पर एंट्री मारता है और जैसे ही रन लोगों ने उस ड्रैगन को देखा तो वो लोग वहाँ से भाग निकले। इसके बाद चारों एक साथ लाइन में वुयू की तरफ बढ़ने लगे। वुयू ने जब सीओ वान और शिएशु को एक साथ देखा तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उन दोनों ने एक साथ इसकी तरफ हाथ बढ़ाया और फिर एक दूसरे को देखकर पीछे करने लगे, जबकि वुयू ने दोनों का हाथ पकड़ लिया। उठते हुए कहने लगी कि आई होप नेक्स्ट टाइम भी तुम दोनों एक साथ टीम बनाओ और दोनों ने एक साथ कहा कि आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। वुयू को सुनकर अच्छा नहीं लगा तो ली शियोंग कहने लगी कि तुम्हारे भाई के कहने का मतलब है कि आइंदा तुम कभी मुसीबत में पड़ोगी ही नहीं, तो फिर ऐसा होगा क्यों। खैर बातों ही बातों में वुयू ने बताया कि यहाँ पर कुछ लोगों ने मेरी हेल्प की मगर मैं उनके चेहरे नहीं देख पाई, पता नहीं वो लोग कौन थे। सीओ वान बोला कि फिलहाल देर हो गई, चलो मैं तुम्हें घर लेकर जाऊँ। शिएशु आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही इसे ले जाऊंगा, तुम अपने काम से काम रखो। जिसके बाद वो वुयू को अपने साथ ले जाने लगा और वुयू बोली कि भैया अपना और ली शियोंग का ख्याल रखना। इसके बाद चलते चलते शिएशु ने वुयू को हक कर दिया था और वो बोली कि पता है क्या, आज तुम्हें और भैया को साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाओ। मेरे कहने का मतलब तुम्हें हर्ट करना नहीं था और ना ही मैं तुम्हें फोर्स कर रही हूँ, ये तो बस मेरे दिल की ख्वाहिश थी। नेक्स्ट सीन में सीओ वान के हाथ से खून आ रहा था और ली शियोंग उसके पीछे आते हुए उसकी तरफ अट्रैक्ट हो
रही थी क्योंकि वो एक रंजू थी, फिर अचानक से उसके पास आ गई और उसे किस करना चाह रही थी। सियोवान भी समझ गया था, वो भी इसको किस करने लगा और फिर थोड़ी देर के बाद कहता है कि ये चाबियां लो, तुम मेरे घर जाओ, मैं थोड़ी देर तक आ जाता हूँ। आई प्रॉमिस मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर मिलके तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ली शियोंगा बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और खुशी खुशी से घर चली गई। सियोवान एक शॉप में जाकर अपने हाथों से परफ्यूम बना रहा था और जब शॉपकीपर ने उसे पूछा कि किसके लिए बना रहे हो, तो वो बोला कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, वो बहुत प्यारी है और उसके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर के बाद डोरबेल बजी और ली शियोंग जल्दी जल्दी से जाकर देखने लगी, पर जब उसने दरवाजा खोला तो वो सियोवान नहीं बल्कि कोई और थे और तभी हमें गोली चलने की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर में सियोवान भी वहाँ पर पहुँच आया और कहता है कि तुमने दरवाजा क्यों खोल कर रखा हुआ है। तभी उसने ली शियोंग को बहुत बुरी हालत में देखा, उसके पास भागकर आते हुए कहने लगा कि ये क्या हुआ है। वो बोली कि माफ करना, मैं तुम्हारा और वेट नहीं कर पाई। सियोवान उसे हॉस्पिटल ले जाना चाह रहा था, मगर ली शियोंग बोली कि अब बहुत देर हो चुकी है, प्लीज जल्दी से केक निकाल कर इस पर कैंडल्स जला दो, मैं अपनी आखिरी विश मांगना चाहती हूँ। सियोवान की आंखों से आंसू आने लगे और वो जल्दी जल्दी से केक निकालकर उस पर कैंडल्स लगाने लगा। ली शियोंग विश करती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाया, तो आई होप कि मेरे मरने से इसको कुछ भी नहीं होगा। सियोवान रोते हुए उसे चुप करवाता है कि ऐसी विश क्यों मांग रही हो, तुम ये विश करो कि अगले जन्म में जब मैं तुमसे मिलूं तो मुझे तुमसे ज्यादा मोहब्बत हो, ऐसी मोहब्बत कि मुझसे तुम्हारे बगैर रहा ही ना जाए। ये सुनकर ली शियोंग कहने लगी कि अब तो मुझे मौत से भी डर नहीं लग रहा। सियोवान उसको किस करता है और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते ली शियोंग की जान निकल गई। सियोवान वहीं पर बैठा रो रहा था। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि हर बर्थडे पर बेचारी ली शियोंग को विश करना चाहती थी, मगर सियोवान का बिहेवियर इतना कोल्ड होता था कि वो इसे करने ही नहीं देता। हर बार उसको कैंडल्स बुझाकर सोने के लिए कह देता था और आज फाइनली उसने विश मांग ही ली, मगर ये उसका आखिरी बार था। इसी सैड सीन के साथ हमारा ये वाला पार्ट खत्म हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए ले आऊंगी, लेकिन इसके कुछ एपिसोड्स अभी तक रिलीज नहीं हुए, जिसके लिए मुझे वेट करना होगा। तब तक आप लोग भी पेशेंटली वेट करते रहें।